नमस्कार साथियों, मेरे होने वाले फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसरों, आपका नर्सिंग एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। कंप्लीट योर ड्रीम विद अस। आप अपने सपनों को हमारे साथ पूरा कीजिए। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग इस ज़िंदगी में किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। यदि एक बार फेल हो गए तो सोचते हैं कि हमारी किस्मत नहीं है। क्या कभी अब्दुल कलाम बन पाते हैं यदि वो किस्मत के भरोसे बैठते हैं? जब भी बारिश होती है, एक बादलों को चीरता हुआ आसमान में उड़ जाता है और एक इंसान, वो भी जिसको सबसे ताकतवर माना गया है, अपनी छत तलाशने लग जाता है। बाकी सारे पक्षी भी अपनी छत पेड़ तलाशने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, किस्मत के भरोसे मत बैठिए। आप लगातार मेहनत कीजिए, लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में। सपने जब तक पूरे नहीं होंगे जब तक आप कुछ करने की, अपने कर्मों को अंजाम तक पहुंचाने की नहीं ठान लोगे। इसी के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो है मोस्पी एनक्लेक्स आरएन सीरीज़ का। यदि इसके पुराने वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो का आनंद उठाइए। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग MCQ नंबर 331 थ्रू 336 ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, ये GI सिस्टम का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमें एंडोक्राइन सिस्टम शुरू करेंगे फॉर ऑल नर्सिंग एग्जाम्स। ये वीडियो सारे जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होने वाले हैं ऑल इंडिया लेवल पे, एनक्लेक्स बेस्ड एग्जाम्स, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को ध्यान से मन लगा के दिल लेके पूरा देखिएगा। अपनी नोटबुक और पेंसिल साथ में रखिएगा ताकि जो भी इम्पोर्टेंट बताऊँ मैं, आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम्स के टाइम रिवाइज कर सकें। प्यारे साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ कुछ ना कुछ रोज़ नया सीखते रहिए। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 331। A client has a diagnosis of hemorrhoids. Which sign and symptoms does the nurse expect the clients to report? Select all, apply. एक client है जिसको क्या हो गया है, हेमरोइड से पाइल्स हो गया है। लोकल भाषा में बोलें तो क्या हो गया, मस्से की बीमारी हो गई है। नर्स उसको कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स एक्सपेक्ट करेगी? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन 1 फ्लैक्चुलेंस, ऑप्शन 2 एनल इचिंग, ऑप्शन 3 ब्लड इन स्टूल, ऑप्शन 4 रेक्टल प्रेशर, ऑप्शन 5 पेन विद डिफिकेटिंग। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हेमरोइड्स, पाइल्स या मस्से की बीमारी के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम नर्स एक्सपेक्ट करेगी। ऑप्शन 1 है फ्लैक्चुलेंस, उसको गैस बनेगा। ऑप्शन 2 है एनल इचिंग, उसको एनस के अंदर खुजली होगी। ऑप्शन 3 ब्लड इन स्टूल, स्टूल के साथ ब्लड आएगा। ऑप्शन 4 रेक्टल प्रेशर, उसका रेक्टम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। ऑप्शन 5 पेन वेन डिफिकेटिंग, जब वो स्टूल पास करेगा तो उसको दर्द होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 एनल इचिंग, ब्लड इन स्टूल, रेक्टल प्रेशर एंड पेन वेन डिफिकेटिंग। तो क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं पाइल्स के दौरान? एनल इचिंग, प्लूराइटिस होगा एनस के अंदर। स्टूल के साथ जो एनस की वेन्स हैं वो रेप्चर होने के कारण ब्लड भी आ सकता है। रेक्टम के अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि स्टूल इम्पेक्टेड हो जाता है, जिसके कारण पाइल्स होता है। पेन वेन डिफिकेटिंग, जब लेटरिन जाएगा तो रेप्चर होने के कारण उस म्यूकोसल एरिया के कारण पेन होगा। अब रेशनल देखिए, समझिए, ध्यान दीजिएगा। फ्लैक्चुलेंस इज अनरिलेटेड टू हेमरोइड्स। गैस पास होना पाइल्स की बीमारी, मस्से की बीमारी से संबंधित नहीं है। प्लूराइटिस अकर वेरिकोसिटीज इनलार्ज एंड बिकम इन्फ्लाम्ड। क्या होता है, जैसे ये एनस एरिया है, इसके अंदर क्या होगा, जैसे वेन्स हैं वो रेप्चर हो जाएंगी तो उसके कारण वेरिकोसिटीज होगा और जो वेन्स, ये एरिया क्या हो जाएगा, इसके अंदर सूजन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सूजन, मतलब इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाएगी, जिसके कारण उसको प्लूराइटिस हो सकता है। ब्लड एंड म्यूकस इन द स्टूल अकर एज वेरिकोसिटीज इनलार्ज एंड बिकम इन्फ्लाम्ड। जो स्टूल पास होगा उसके साथ रेप्चर होने के कारण जो म्यूकोसल एरिया है,
जो एनस का जो एरिया है उससे ब्लड निकल सकता है। रेक्टल प्रेशर अकर एज ए पोर्टल वेनस प्रेशर इंक्रीज एंड वेरिकोसिटी इनलार्ज। रेक्टल प्रेशर बढ़ने का कारण है कि जो वेन्स हैं, जो पोर्टल वेनस प्रेशर है वो बढ़ जाता है, जिससे वेरिकोसिटीज जो इनलार्ज हो जाती हैं। पेन अकर वेन वेरिकोसिटीज इनलार्ज एंड थ्रोम्बोसिस अकर, पेन इंक्रीज ऑन डिफिकेशन। पेन होने का कारण क्या है? हेमरोइड्स पाइल्स की कंडीशन के अंदर जब पाइल्स का पेशेंट स्टूल पास करता है, डिफिकेट करता है, तो जो डैमेज एरिया है रेक्टम का रेप्चर्ड एरिया है वो क्या करेगा, उस पर प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण क्या होता है? पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 332। Which intervention should the nurse anticipate will be ordered initially for a client who had hemorrhagectomy? Select all that apply। एक क्लाइंट है जिसको हेमरेक्टेक्टोमी मतलब हेमरोइड्स पाइल्स हो गए थे, उसका ऑपरेट किया, जिसे हम हेमरेक्टेक्टोमी बोलते हैं। मतलब जो हेमरोइड्स हुए थे उसको क्या, उस एरिया को क्या कर दिया? कट कर दिया, रिमूव कर दिया। तो नर्स कौन सा इंटरवेंशन इनिशियली एंटिसिपेट करेगी? सिलेक्ट ऑल अप्लाई। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से मैक्सिमम सेलेक्ट करने हैं, जो अब लागू होंगे वो सिलेक्ट करने हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 गिविंग एन एनिमा देगी। ऑप्शन 2 अप्लाइंग मोइस्ट हीट अप्लाई करेगी। ऑप्शन 3 एडमिनिस्ट्रिंग स्टूल सॉफ्टनर एडवाइज करेगी, एडमिनिस्टर करेगी। ऑप्शन 4 इंक्रीजिंग शावर एज नीडेड, जैसे शावर की आवश्यकता होती है उसके लिए इंक्रीज करेगी। ऑप्शन 5 प्रोवाइडिंग एक्लूसिव ड्रेसिंग टू दिस एरिया, जो हेमरेक्टेक्टोमी जो रेक्टम का जिस एरिया पे हुआ उसको लिए एक्लूसिव ड्रेसिंग प्रोवाइड करवाएगी। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज क्या होगा? सही उत्तर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 सॉरी, अप्लाइंग मोइस्ट हीट अप्लाई करने के लिए बोलेगी। स्टूल सॉफ्टनर एडवाइज कराएगी। रेशनल देखिएगा क्यों कराएगी, ध्यान दीजिएगा। एनिमा मे बी ऑर्डर्ड सेवरल डेज आफ्टर सर्जरी इफ द क्लाइंट हैज़ नॉट हैड ए बाउल मूवमेंट। यदि किसी क्लाइंट को बाउल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसको एनिमा एडवाइस करेगी। एनिमा क्या होता है? एक स्टूल सॉफ्टनर होता है। क्यों एडवाइस करेगी? जैसे ही ये रेक्टम एरिया है इसके ऊपर जो हेमरेट्स पाइल्स बने हुए थे उनको हटा दिया गया है, हेमरेक्टेक्टोमी किया गया है, तो यदि स्टूल कॉन्स्टिपेशन फिर से हो जाएगा तो उसको डैमेज कर सकता है प्रेशराइज करके। मोइस्ट हीट डायलेट द ब्लड वेसल्स thereby increasing circulation in the area. This is soothing and promote healing। मोइस्ट हीट क्यों यूज़ करने के लिए बोलेंगे? क्योंकि मोइस्ट हीट क्या करती है, जैसे मोइस्ट हीट हम यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करेगी? ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगी। जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो जो वुंड था उस एरिया का हीलिंग प्रोसेस भी बढ़ जाएगा। स्टूल सॉफ्टनर आर प्रिस्क्राइब टू अवॉइड स्टेनिंग ऑन डिफेकेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। स्टूल सॉफ्टनर क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो स्टूल सॉफ्टनर होते हैं वो क्या करेंगे, जो कॉन्स्टिपेशन या डिफेकेशन के दौरान जो दबाव पड़ रहा है उससे हम बचा सकते हैं, क्योंकि जो स्टूल है वो क्या हो जाएगा? लिक्विड में बदल जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिस बात स्पेशली सिस बात। हेमरेक्टेक्टोमी के अंदर ऑपरेशन के बाद किस टाइप की बात दी जाती है? सिट्स बात। किस टाइप की बात दी जाती है? सिट्स बात। आर एडवाइज टू प्रमोट हीलिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द एरिया। एक्लूसिव ड्रेसिंग आर नॉट यूज्ड। हेमरेक्टेक्टोमी के बाद एक्लूसिव ड्रेसिंग यूज नहीं करनी चाहिए। लाइट एप्लीकेशन ऑफ विद हेजल में बी यूज टू प्रमोट ड्रेनेज एंड हीलिंग। ड्रेनेज और हीलिंग के लिए लाइट ड्रेसिंग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 333। ए क्लाइंट इज डायग्नोज एज हैविंग ए हेपेटाइटिस बी वायरस। एक क्लाइंट जिसको डायग्नोस हुआ है हेपेटाइटिस बी वायरस का। द नर्स रिव्यू द क्लाइंट्स हेल्थ हिस्ट्री। नर्स क्लाइंट की हेल्थ हिस्ट्री रिव्यू कर रही है फॉर पॉसिबल सिचुएशन इन विच एक्सपोजर में हैव अकर्ड। उन पॉसिबल संभावनाओं को जो कि उस क्लाइंट से एक्सपोजर हो सकता है। विच इवेंट डज द नर्स डिटरमाइन इन
द मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ दिस इन्फेक्शन। नर्स जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से निर्धारित करेगी कि कौन सा मोस्ट इन्फेक्शन का सोर्स हो सकता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 हैड ए स्मॉल टैटू ऑन द आर्म 3 मंथ अगो। ये क्लाइंट जिसने छोटा टैटू बनाया है 3 महीने पहले आर्म पे, उसको हेपेटाइटिस बी वायरस हो सकता है। ऑप्शन 2 असिस्टेड इन द इमरजेंसी बर्थ ऑफ बेबी 2 वीक अगो। यदि कोई क्लाइंट जिसको इमरजेंसी के अंदर 2 वीक पहले बच्चे को असिस्ट किया है। ऑप्शन 3 वर्कड फॉर ए मंथ इन एन अनडेवलप्ड एरिया इन मैक्सिको 4 मंथ अगो। एक अनडेवलप एरिया में 4 महीने पहले काम किया है। ऑप्शन 4 अटेंडेंट एन इकोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस इन ए लार्ज अर्बन सेंटर 2 मंथ अगो। लार्ज अर्बन इकोलॉजिकल सेंटर में 2 महीने पहले कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्लाइंट को हेपेटाइटिस बी वायरस है, उस वाले क्लाइंट के साथ सबसे मोस्ट पॉसिबल सिचुएशन क्या होगी क्लाइंट को एक्सपोजर होने से करने के लिए, मोस्ट लाइकली सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होगा, इन ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए क्या होगा, लगाइए अपने दिमाग के घोड़े। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 हैड ए स्मॉल टैटू ऑन द आर्म 3 मंथ अगो। अब देखिए, हमें हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण पता होने चाहिए। मैं समझा देता हूँ। हेपेटाइटिस बी इज ब्लड बोर्न। किससे होता है हेपेटाइटिस बी? ब्लड से। यदि कोई क्लाइंट का किसी भी माध्यम के द्वारा ब्लड दूसरे क्लाइंट के कांटेक्ट में आता है तो उसको हेपेटाइटिस बी हो सकता है, जैसे नीडल लगने से या कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन से। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया गया है, स्मॉल टैटू बनाएगा तो उसको क्या है, नीडल पिंच हो सकती है, नीडल इंसर्ट हो सकती है, तो हेपेटाइटिस बी हो सकता है। रेशनल देखिए, एनी सिचुएशन इन विच ए नीडल इज इंसर्टेड अंडर द स्किन इज ए पोटेंशियल सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस। यदि कोई क्लाइंट है जिसको क्या हुआ, नीडल इंसर्ट किया गया है, किसी भी सिचुएशन के कारण वो उस क्लाइंट को हेपेटाइटिस हो सकता है। अकॉर्डिंग टू CDS द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड है, इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस का इंक्यूबेशन पीरियड का रेंज कितना होता है, इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, ब्लड बोर्न। इंक्यूबेशन पीरियड 45 to 180 डेज होता है। एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड होता है 60 to 90 डेज की नोट बना लीजिएगा। रेंज फॉर द इंक्यूबेशन पीरियड इज 45 to 180 डेज। हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड का रेंज 45 दिन से 180 दिन होता है। हेपेटाइटिस बी इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय इनएडिक्वेट सैनिटेशन। हेपेटाइटिस बी का ट्रांसमिशन अपर्याप्त सैनिटेशन और कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई से नहीं होता। तो क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन ये बनता है, इस वीडियो का असाइनमेंट आपके लिए, कि कंटामिनेटेड वाटर सप्लाई से कौन से टाइप का हेपेटाइटिस होता है। कंटामिनेटेड वाटर से कौन से टाइप का हेपेटाइटिस होता है, ये आपके लिए इस वीडियो का असाइनमेंट है। हेपेटाइटिस बी इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय ए कैजुअल प्रोक्सिमिटी टू अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 334। ए क्लाइंट हु इज रिसीविंग TPN रिपोर्ट्स एक्सपीरियंसिंग नोजिया, थ्रस्ट एंड हेडेक। एक क्लाइंट है जिसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, वो थ्रस्ट और हेडेक और नोजिया की रिपोर्टिंग कर रहा है। विच क्लिनिकल फैक्टर शुड द नर्स मॉनिटर इनिशियली टू फर्दर असेस द क्लाइंट। इस क्लाइंट को फर्दर बाद में असेस करने के लिए कौन सा क्लिनिकल फैक्टर इनिशियली रिपोर्ट करने चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन 2 यूरिनरी आउटपुट, ऑप्शन 3 ब्लड प्रेशर, ऑप्शन 4 ओरल टेम्परेचर। मतलब टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, उस क्लाइंट के लिए इनिशियली विच क्लिनिकल फैक्टर शुड बी असेस्ड, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा। गेस योर करेक्ट आंसर, सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ब्लड ग्लूकोज। कैसे रहेगा, रेशनल देखिएगा। क्लाइंट इज एक्सिबिटिंग क्लासिकल सिम्टम ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया एंड सिंपल सीरम ग्लूकोज मॉनिटरिंग इवेल्युएटेड बाय द ग्लूकोज मॉनिटरिंग मशीन्स विल हेल्प गाइड द नर्सेज नेक्स्ट एक्शन। ध्यान दीजिए क्या होता है, जैसे ही किसी क्लाइंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जा रहा है,
उसको सबसे ज़्यादा चांसेस होता है, मोस्ट क्लासिकल सिम्टम क्या होगा उसका, की नोट बना लीजिएगा, दैट इज़ द हाइपरग्लाइसीमिया। मतलब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने के चांसेस सबसे ज़्यादा संभावनाएं रहती है। तो इसमें हम क्या नर्स असेस करेगी, इनिशियली उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल असेस करेगी। यूरिन आउटपुट इज ए यूजलेस असेसमेंट। यूरिन आउटपुट मस्ट बी एवेलुएटेड इन रिलेशन टू इनटेक। यूरिन आउटपुट कौन से कंडीशन में असेस करेगी, यदि किसी क्लाइंट का इनटेक और आउटपुट चेक करना हो, जैसे किडनी का कोई पेशेंट है, तो उस कंडीशन में हम प्रायोरिटी किसको देंगे, यूरिन आउटपुट को। असेसिंग द ब्लड प्रेशर में बी सेकेंडरी एक्शन टू असेस फॉर ओवर हाइड्रेशन। ब्लड प्रेशर का कौन से कंडीशन में मॉनिटर करेंगे, ओवर हाइड्रेशन वाली कंडीशन में मॉनिटर करना चाहिए। इफ हेडेक अलोन वेर प्रेजेंट रादर देन द क्लासिकल साइन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, टेकिंग द ब्लड प्रेशर माइट बी इनिशियल एक्शन। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, यदि इस क्वेश्चन के अंदर नोजिया नहीं होता, इस क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं होता, नोजिया नहीं होता, थर्स्ट और हेडेक, इनमें से केवल हेडेक होता, तो यहाँ पे आंसर क्या जाता अपना, ब्लड प्रेशर। कैसे देख, ब्लड प्रेशर ओवर हाइड्रेशन की कंडीशन में बढ़ता है, उस ओवर हाइड्रेशन वाली कंडीशन में ओनली हेडेक प्रेजेंट रहेगा। थर्स्ट और नोजिया हेडेक के साथ आई तो ये किसका साइन हो जाएगा, ब्लड ग्लूकोज का। ओरल टेम्परेचर इज अननेसेसरी, द सिम्टम डज नॉट इंडिकेट इन्फेक्शन। ओरल टेम्परेचर कौन सी कंडीशन में मॉनिटर करेंगे, यदि किसी क्लाइंट को इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हम टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 335। A low residue diet is recommended for a client. Which food should the nurse encourage the client to select from the menu? एक क्लाइंट है जिसको लो रेजिड्यू डाइट प्रिस्क्राइब किया गया है, रिकमेंड किया गया है, मेन्यू में से नर्स को कौन सा फूड सिलेक्ट करना चाहिए। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 स्टीम्ड ब्रोकली, ऑप्शन 2 स्क्रीम्ड पोटैटोज, ऑप्शन 3 रास पिनीस सलाद, कच्चे पालक का सलाद, ऑप्शन 4 बेक्ड स्वीट पोटैटो। तो लो रेजिड्यू डाइट के लिए कौन सा फूड मटेरियल सूटेबल होगा, गेस योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2 क्रीम्ड पोटैटो इज द फूड ऑफ लो रेजिड्यू डाइट। लो रेजिड्यू का मतलब है जिसके अंदर क्या कम हो, फाइबर्स कम हो, क्या कम हो, फाइबर्स कम हो। रेशनल देखिएगा, क्रीम्ड पोटैटो इज द ओनली वेजिटेबल लिस्टेड दैट इज इंक्लूडेड इन ए लो रेजिड्यू डाइट। दिस वेजिटेबल इज लो इन फायर। इन ऑप्शनों में से क्रीम्ड पोटैटोज एक ओनली फूड्स है जो लो रेजिड्यू डाइट है जिसके अंदर होता है। लो रेजिड्यू का मतलब है जिसके अंदर फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होता। स्टीम्ड ब्रोकली, रोज स्पिनिश सलाद, बेक्ड स्वीट पोटैटो, वेजिटेबल्स कंटेन मोर फाइबर देन क्रीम्ड पोटैटोज। स्टीम्ड ब्रोकली का मतलब जैसे गोभी होती है वैसे ही ब्रोकली होती है। पालक, स्पिनिश को पालक के नाम से बोलते हैं। और बेक्ड स्वीट पोटैटो, इनके अंदर क्रीम्ड पोटैटो की तुलना में फाइबर्स ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 336। ए क्लाइंट हैज सीवियर डायरिया एंड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब इंट्रावेनस फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड एन एंटी डायरियल मेडिकेशन। एक क्लाइंट है जिसको तेज डायरिया हुआ है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करता है IV फ्लूइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और एंटी डायरियल मेडिकेशन। विच मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑर्डर्ड एंटी डायरियल ड्रग डज द नर्स एक्सपेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू प्रिस्क्राइब। मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सी एंटी डायरियल ड्रग नर्स एक्सपेक्ट करेगी कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 बिस्कोडिल या डल्कोलेक्स, ऑप्शन 2 साइलियम मेटाम्यूसिल, ऑप्शन 3 लोप्रेमाइड एमोडियम, ऑप्शन 4 डोक्यूसेट सोडियम। तो इनमें से कौन सा सीवियर डायरिया वाले क्लाइंट को एंटी डायरियल मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्राइब करेगा। गेस योर करेक्ट आंसर। सही उत्तर सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
3 लोप्रामाइड, कौन सी एंटी डायरियल ड्रग प्रिस्क्राइब होगी? लोप्रामाइड। रेशनल देखिए क्यों? लोप्रामाइड इमोडियम ड्रग इनहिबिट पेरिस्टाल्टिस। लोप्रामाइड ड्रग क्या काम करती है? जो क्लाइंट का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसको इनहिबिट करती है, रोकती है। एंड प्रोलोंग ट्रांसिट टाइम बाय द इफेक्ट ऑन द नर्व्स ऑन द मसल्स वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मसल्स का टाइम है, नर्व से मसल्स के पास, जो इंटेस्टाइन की नर्व्स की मसल्स के पास जो मैसेज जाता है उसको प्रोलोंग करती है। समझिए, ये इंटेस्टाइन है, जैसे ही इसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, जैसे ही लोप्रामाइड दिया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? डायरिया होगा। जैसे ही लोप्रामाइड दिया तो इसके नर्व एंडिंग्स मैसेज देंगी इसकी स्मूथ मसल्स को, और जैसे इस मैसेज पहुंचेगा उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाएगा। बिस्कोडिल डल्कोलेक्स ड्रग इज लेग्जेक्टिव। बिस्कोडिल या डल्कोलेक्स क्या होती है? लेग्जेक्टिव होती है, वो डायरिया को और बढ़ाएगी। नॉट एन एंटी डायरियल ड्रग, इट इंक्रीज जीआई मोटिलिटी। साइलियम या मेटाम्यूसिल इज नॉट ए एंटी डायरियल, इट इज द बल्क लेग्जेक्टिव दैट प्रमोट इजियर एक्सप्लेशन ऑफ फिसिस। मेटाम्यूसिल या साइलियम ड्रग भी क्या करती है? ये लेग्जेक्टिव का काम करती है। ड्यूकोसेट सोडियम कोलेसी ड्रग करेक्ट कॉन्स्टिपेशन, नो डायरिया। वाटर एंड फैट आर इंक्रीज इन द इंटेस्टाइन प्रमोटिंग इजियर एक्सप्लेशन ऑफ फिसिस। मीन्स केवल लोप्रामाइड ड्रग है जो डायरिया को ट्रीट करती है, बाकी सब ड्रग्स क्या करती है? लेग्जेक्टिव का काम करती है, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट के लिए यूज की जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यारे साथियों, यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो या नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप हमें व्हाट्सअप कीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8360069703। आपकी क्वेरी को सॉल्यूशन करके हमें हार्दिक खुशी होगी। प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और उस पर बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। क्या प्रेस करना नहीं भूलना? ये नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा लेना। जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन किसको मिल सके? आपको मिल सके। और यदि पुराने पहले के वीडियो देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, जिसमें एनक्लेक्स स्टाइल के सब क्वेश्चंस हैं जो नर्सिंग एग्जाम्स स्पेशली फॉर नॉर्सेट में बार बार रिपीट होते हैं।